हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो क्यों होता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे इसकी एसिडिटी बढ़ाई जा सकती है, कैसे कम की जा सकती है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। और इसकी वजह से क्या क्या केमिकल रिएक्शंस देता है उनके बारे में बात करेंगे, उनकी खास बातें क्या होती है, हर चीज को बारी बारी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। शुरू से लेके एंड तक लेक्चर में बने रहिए बच्चों। आपको पूरा का पूरा लेक्चर कंसेप्चुअल है और आपको क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं पे आपसे इस पे पूछा ही जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है पूरा का पूरा। चलिए शुरू करते हैं। अब आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। अब मैंने कहा जी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज जो आप ध्यान रखेंगे, जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है। इसीलिए इसका नाम ही कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ा ही इसलिए, एसिड पड़ा ही इसलिए है कि हमारे पास जितनी भी क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो भी हम एल्केन, एल्कीन, अमाइड या कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं, अल्कोहल कुछ भी पढ़ते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOH जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। इनके बारे में बारी बारी बात करेंगे कि इसके एसिडिटी को कैसे मेजर करते हैं, एसिडिटी को कैसे मेजर करते हैं, प्लस क्या फैक्टर है जिसके ऊपर इसकी एसिडिटी डिपेंड करती है, और प्लस केमिकल रिएक्शन क्या क्या देता है अपने एसिडिक नेचर होने की वजह से। बारी बारी सब चीज के बारे में बात करते हैं। चलिए अब पहली बात मैं कर रहा हूं जी, एसिड की बात कर रहा हूं। मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH है, RCOOH। सिंपल बात है, सिंपल से शुरू करते, सिंपल बातें समझे, सिंपल समझते समझते आपको हर चीज समझ आ जाएगी। अब एसिड की अगर मैं कंसेप्ट पे बात करूं, एसिड क्या होता है, एसिड मेरे पास क्या होता है, एसिड मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एसिड मेरे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो H पॉजिटिव रिलीज करता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव देने वाले कंपाउंड को मैं एसिड कहता हूं। तो अब अगर मैं RCOH को वाटर में रखूं, RCOH को अगर मैं वाटर में रखूं, एक्सेस ऑफ वाटर ले रखा है मैंने, बहुत सारा पानी ले रखा है, पानी में मैंने डाल दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा, अगर ये एसिड है तो इसका काम क्या होगा, अगर ये एसिड है तो इसका काम क्या होगा, H पॉजिटिव छोड़ना, H पॉजिटिव रिलीज करना। तो अगर ये एसिड है तो ये H पॉजिटिव छोड़ के बनेगा RCOO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस H पॉजिटिव जुड़ेगा वाटर के साथ तो मेरे पास बन गया हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। यहां तक सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर ये एसिड है तो इस तरह से रिएक्शन जाएगा, अगर ये रिएक्शन है तो इस तरह से रिएक्शन जाएगा, ये रिएक्शन इस तरह से जाएगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा। ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन का मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करूं कि इक्विलिब्रियम जो मेरे पास होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है जब मैंने इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता होता है क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हुई मेरे पास, RCOO नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस यहां पे क्या है H3O पॉजिटिव, ये आ गई मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वाटर है मेरे पास रिएक्टेंट में, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मेरे पास आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू मेरे को सिंपल पता है, यहां तक बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे अगर मैं एक चीज और करूं, इस H2O को अगर मैं यहां पे ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस H2O को मल्टीप्लीकेशन में यहां पे ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको यहां पे ले गया तो मेरे पास क्या बनेगा, K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यहां से मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम चीजें हैं। अब इसमें कंसेप्चुअल बात क्या है, वो समझिए बच्चों कि जो वाटर है वो मैंने एज ए सॉल्वेंट यूज किया है। वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट किया है, वाटर में तो RCOH डाला मैंने, पानी मैंने एक्सेस में ले रखा है, पानी मेरे पास बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है, तो उसकी कंसंट्रेशन में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। समझिए अगर पहले 1000 मोल थे तो हो सकता है 999.99 हो जाए, 999.99 हो जाए, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, उसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो इसका मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एक कांस्टेंट है, ये दोनों भी एक कांस्टेंट है।
जिसको हम डिनोट करते हैं Ka, जिसको हम डिनोट करते हैं एक और कांस्टेंट Ka, जिसका नाम है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने क्यों पढ़ा, अब हमने ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों पढ़ा, हमें तो ये चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों। हम Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये फॉर्मूला आ गया, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये मेरे पास आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसको हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता है। किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो Ka की वैल्यू से पता चलती है। Ka की जो वैल्यू है उससे हमें किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। कैसे, किस तरह से होता है वो चीज़ समझिए। हम अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हमें मेजर करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ हम अगर मेजर करनी है और हमें बताना है कि जी कौन सा एसिड कितना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वेरी वीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हम pKa वैल्यू से, वो डिसाइड करते हैं उस कंपाउंड की pKa वैल्यू से। pKa वैल्यू है मेरे पास नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, नेगेटिव लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिंपल है, pKa वैल्यू से हम बताते हैं कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा एसिड कम एसिडिक है। वो कैसे होता है अब समझिए। अगर pKa की वैल्यू लेस देन 1 है, pKa की वैल्यू लेस देन 1 है, तो मैं कहूँगा जी मेरे पास है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये लेस देन 1 है तो मेरे पास एसिड आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मेरे पास एसिड आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर pKa की वैल्यू लेस देन 1 है तो मेरे पास जो एसिड होगा उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इन चीज़ों को। अगर मैं HCl की बात करूं, मेरे पास अगर HCl हो तो उसकी वैल्यू होती है -7, pKa की वैल्यू है -7, pKa की वैल्यू है -7। H2SO4 की वैल्यू है मेरे पास -2, H2SO4 की वैल्यू है -2। मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा pKa की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जाएगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जाएगी, जितना कम होती जाएगी नेगेटिव की तरफ जाएगी, उतना लेस देन 1 वाला उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू H2SO4, एसिडिक ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू H2SO4। ये बात मेरी क्लियर होगी, ये बात मेरी क्लियर होगी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगली बात करूं, अगर मेरे पास अगली बात आती है, अगर इसकी वैल्यू 1 से 5 के बीच में है, 1 to 5 के बीच में आ रही है, pKa की वैल्यू 1 to 5 है, तो हम कहेंगे जी मॉडरेट एसिडिक है, तो हम कहेंगे मॉडरेट एसिडिक है। कोई भी कंपाउंड जिसकी वैल्यू 1 to 5 आ रही है उसको हम कहेंगे मॉडरेट एसिडिक है। अब इसमें हमारे काम की चीज़ क्या है, इसमें ही हमारे काम की चीज़ है जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड 3.75, फिनोल 4.20, एसिडिक एसिड 4.75। तो ये हमारे पास आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, मॉडरेट एसिडिक एसिड, मॉडरेट एसिड, इनकी वैल्यू 1 to 5 है, मॉडरेट के बीच में आ रही है। और 5 से 15 वाले जो मेरे पास आते हैं बच्चों, 5 से 15 वाले जो मेरे पास pK वैल्यू कैरी करते हैं, 5 to 15 वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड, उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर मेरे पास उसकी pK वैल्यू है 14, वाटर की वैल्यू है मेरे पास H2O की वैल्यू है 14। ये आते हैं मेरे पास वीक के अंदर। मेरे पास इथाइन का मॉलिक्यूल हो वो भी आता है वीक के अंदर, इथाइन का जो है वो भी आता है वीक एसिडिक के अंदर। और अब मेरे पास जो 15 से ऊपर वाले हैं, ग्रेटर देन 15, वो एक्सट्रीमली वीक एसिड। तो इस तरह से हम pK की वैल्यू के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को, pK की वैल्यू के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। और हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लाई करता है 1 to 5 की रेंज में, मतलब मॉडरेट एसिडिक होते हैं हमारे।
जो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड HCl H2SO4 उनसे तो कम एसिडिक है, पर बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनसे ज्यादा एसिडिक होते हैं और मॉडरेट वैल्यू में पीके की वैल्यू इनकी लाई करती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब डिस्कस आगे एक और इंटरेस्टिंग बात को डिस्कस करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कस करेंगे इसके आगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड अब एसिडिक नेचर है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या होता है, इतना एसिडिक क्यों है कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके बारे में बारी बारी बात करते हैं, उन फैक्टर्स को डिस्कस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर, इस चीज को थोड़ा सा और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब समझिए ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे पता जब एसिड है तो ये इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा H पॉजिटिव देना, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, H पॉजिटिव देगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहां तक बात सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या है, यहां पे बच्चों जो इसका एसिडिक नेचर, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रही है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रही है, यहां पे हमें समझने की चीज है, कार्बोक्सिलेट आयन की एक समझने की चीज है कि ये जाती है रेजोनेंस के अंदर, ये जाती है रेजोनेंस के अंदर। कैसे? O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा देर तक ये रखेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कार्बन के ऊपर, कार्बन के पास अपनी ऑक्टेट पूरी, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो मेरे पास आएंगे ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन के, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मेरे पास आ गई ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन के, और दोनों के दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, दोनों के दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां भी O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा हाइब्रिड आके निकलेगा, जो हमारा इसका हाइब्रिड निकलेगा कार्बोक्सिलेट आयन का RCO, और जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर चेंज होता रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर चेंज होता रहेगा। मेरे पास ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर आता है कार्बोक्सिलेट आयन का, ये मेरे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर आता है कार्बोक्सिलेट आयन का। अब यहां तक सिंपल है, बात मुझे समझ आ गई कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो रेजोनेंस के अंदर आती है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो रेजोनेंस के अंदर जाती है। रेजोनेंस के अंदर जाने की वजह से जो उसका नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह नहीं टिक रहा है, अलग अलग जगह पे घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज अलग अलग जगह पे घूम रहा है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबिलिटी मिलती है, और वो कार्बोक्सिलेट आयन इजीली बन जाता है, मतलब H पॉजिटिव इजीली रिलीज होकर कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। इसलिए एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर आता है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव निकला, कार्बोक्सिलेट आयन बनी, कार्बोक्सिलेट आयन बनते ही वो स्टेबल होगी, रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल होगी और H पॉजिटिव इजीली चला गया, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एसिडिक नेचर होता है, इसलिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है एसिडिक नेचर होता है। अब यहां पे जो जरूरी बात है, अब यहां पे समझिए, यहां पे जो जरूरी बात है वो हमें जो पता होनी चाहिए, जो हमें जरूरी बात पता होनी चाहिए, वो जरूरी बात क्या है बच्चों? वो जरूरी बात ये है, यहां पे है तो नेगेटिव चार्ज, यहां पे है तो नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस नेगेटिव को कम करेगा, इस नेगेटिव को कम करेगा, वो उसको स्टेबल करेगा, इस आयन को और स्टेबल करेगा। आयन रेजोनेंस से तो स्टेबल हो चुकी है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो रेजोनेंस से तो स्टेबल हो चुकी है, पर कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस नेगेटिव चार्ज को और कम करता हो वो इसको और स्टेबल करेगा, वो इसको कार्बोक्सिलिक आयन को और स्टेबल करेगा। मतलब इस जो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्टिंग में होगा उसको और एसिडिक बनाएगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को और एसिडिक बनाएगा, जो भी इस कार्बोक्सिलेट आयन को फैक्टर जो है उसको और स्टेबल करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। अब देखिए नेगेटिव चार्ज कम कैसे होगा, सिंपल सा मतलब है, अगर यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लगेगा नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, इस आयन को और स्टेबल करेगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को और एसिडिक बनाएगा। तो पहली बात हमें पता चल गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को और एसिडिक बनाएगा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए वो उस एसिडिक नेचर को कम करेंगे, क्योंकि नेगेटिव है उसको और नेगेटिव करते जाएंगे, नेगेटिव है उसको और
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसको नेगेटिव है, पहले उसको ओवरलोड कर रहे हैं, पहले नेगेटिव से भरा हुआ उसको और ओवरलोड कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कम कर रहे हैं। तो यहां तक बात हमारी क्लियर होगी, हमारी यहां तक बात क्लियर होगी। अब अगली बात यहां पे कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है क्या फर्क डालते हैं। जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक होगा, उतना ज्यादा और एसिडिक होगा, उतना वो नेगेटिव आयन को और कम करता जाएगा। अब यहां पे अगर मैं देखूं, सीरीज की बात करूं, CF3 अगर लगा होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, CF3 लगा होगा, ट्राइफ्लोरोकार्बन लगा होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद नाइट्रो NO2 ग्रुप, उसके बाद नाइट्राइल ग्रुप CN ग्रुप, फिर मेरे पास फ्लोरीन सिंगल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट में फिनाइल ग्रुप, लास्ट में फिनाइल ग्रुप। तो ये मेरे पास सीरीज आ गई। अब ये मेरे पास सीरीज आ गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। इस तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैपेसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैपेसिटी जो है इस तरफ बढ़ रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ट्राइफ्लोरोकार्बन, अगर ट्राइफ्लोरोकार्बन लगा होगा तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद नाइट्रो, नाइट्राइल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में फिनाइल ग्रुप, लास्ट में फिनाइल ग्रुप। ठीक है। और एक चीज इसमें आपको और ध्यान रखनी है बच्चों, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। आई इफेक्ट जब हमने पढ़ा था, मुझे पता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब क्या है, जितना ज़्यादा ग्रुप दूर लगता जाएगा उतना उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। मतलब क्या है, अगर सपोज ये COOH है, अगर ये COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू यहाँ लगने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। इन दोनों में कंपेयर करूँ, जो पास होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसके एसिडिक नेचर को वो और ज़्यादा उतना इजीली बढ़ा पाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर, ये बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को कम करेगा। सीरीज हमारे पास ये है, यहाँ तक बात सिंपल है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चों कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है COOH, बेंजोइक एसिड के केस में भी सेम चीज़ चलेगी। COH बात तो सेम रहेगी, कार्बोक्सिलेट आयन तो यहाँ भी बनेगी। कंसेप्ट यही लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो उसकी एसिडिटी को बढ़ाएंगे, एरोमेटिक रिंग में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसकी एसिडिटी को बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर कोई ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पे लगा है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे लगा है वो उसके बाद आएगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पे लगे हैं तो उसको और कम एसिडिक कर देंगे, उसको कम एसिडिक कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे, इनकी सीरीज आएगी मेटा पहले, ऑर्थो और पैरा लीस्ट एसिडिक, ऑर्थो और पैरा लीस्ट एसिडिक, और सिंपल बिना सब्स्टिट्यूशन के। तो हमारे पास ये सीरीज हमें ध्यान रखनी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा बेंजोइक एसिड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगे हों, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगे हों, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे लगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे लगे होंगे तो वो सबसे लीस्ट एसिडिक, सबसे लीस्ट एसिडिक होंगे, सबसे लीस्ट एसिडिक होंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एसिडिक नेचर के बारे में, कंसेप्ट के बारे में बात समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। इस एसिडिक नेचर की वजह से केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी खास बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, जो इसके एसिडिक बिहेवियर की वजह से जो इसके केमिकल रिएक्शन आते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर की वजह से केमिकल रिएक्शन आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ टिपिकल है, कुछ स्पेशल है, कुछ टिपिकल रिएक्शन है, कुछ स्पेशल रिएक्शन है, कुछ खास बात है, हर चीज को समझते हैं। देख, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल मेरा किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसी अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कली मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये एक टिपिकल रिएक्शन है, एसिड का टिपिकल रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक आयन का सॉल्ट बनेगा, सोडियम के साथ सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, प्लस
हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये एक टिपिकल रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक अल्कोहल भी इस रिएक्शन को देते हैं, जब भी अल्कली मेटल से रिएक्ट करेंगे उसका सॉल्ट बनेगा प्लस गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब NaOH के साथ भी सेम केस है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेरे पास सोडियम का सॉल्ट आएगा, सोडियम सॉल्ट आएगा प्लस वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। पर इसमें खास बात क्या है, इसमें समझिए अब इस चीज को, खास बात क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन 4, कार्बन नंबर 4 से ज्यादा हो, 4 नंबर समझिएगा, बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा, जिनका 4 नंबर कार्बन से ज्यादा के ब्यूटेनोइक एसिड के बाद के जो कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड के जो बाद के कार्बोक्सिलिक एसिड है, नंबर 4 कार्बन के बाद के जो कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेनोइक, पेंटानोइक हो गया, हेक्सानोइक, उसके बाद के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। पर जैसे ही उनका सॉल्ट बनता है, जैसे ही उनका सॉल्ट बनता है, ये सॉल्युबल हो जाते हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा होता है, समझिए, पहले इनसॉल्युबल थे, उसके बाद सॉल्युबल हो गए, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ, हमें इसमें ये फायदा हुआ, हम इसे एज ए आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। पर इस रिएक्शन को सिर्फ NaOH की रिएक्शन को सिर्फ हम जो कार्बन नंबर 4 के बाद के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज कर सकते हैं। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एक्वस NaOH में डाला, वो इनसॉल्युबल होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, पानी के अंदर डिसॉल्व वो नहीं होगा। पर जैसे ही NaOH डाला और जैसे ही सॉल्ट बना, जैसे ही सॉल्ट बन गया वो सॉल्युबल हो गया, जैसे ही सॉल्युबल हो गया, समझिए कैसे करेंगे, पानी लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड डाला, पानी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड इनसॉल्युबल था, पर जैसे ही उसके अंदर NaOH डाली, जैसे ही उसके अंदर हमने NaOH डाला, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, वो सॉल्युबल हो गया, तो हम कहेंगे हाँ जी, जो कार्बन नंबर 4 के ज्यादा वाले कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें प्रेजेंट हो सकता है, इसमें हो सकता है। पर यहां पे दिक्कत ये आई कि जो कार्बन नंबर 4 ब्यूटेनोइक एसिड ऐसे कम वाले कार्बन है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, NaOH की जगह हम यूज करने लगे सोडियम बाइकार्बोनेट। पहली बात तो सिंपल ही है, वो इनसॉल्युबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी, इनसॉल्युबिलिटी तो ये कार्बन नंबर 4 के बाद वाला है, वो इनसॉल्युबल तो रहेगा ही रहेगा, और ये सारे के सारे ही सॉल्युबल रहेंगे, एक से लेके कितने भी हो सारे के सारे सॉल्युबल रहेंगे वाटर के अंदर, वो चीज तो पता लगी। पर जो कार्बन नंबर 4 के कम वाले हैं, कार्बन के 4 नंबर वाले, वो भी पानी के अंदर डालेंगे, डिसॉल्व हो चुके होंगे, पर यहां पे निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके निकलते हैं बबल, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल। अगर आप समझिए, अगर मैंने ये वाटर लिया, वाटर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड डाला, चाहे उसमें कितने भी कार्बन वाला हो, डिसॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, डिसॉल्व हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी बड़ा कार्बन है, 4 नंबर कार्बन से ज्यादा वाला है, डिसॉल्व हो गया, तो हो सकता है छोटा वाला हो, छोटा कार्बन नंबर 4 ऐसे कम वाला हो। पर जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, अगर बबल निकल रहे हैं, बबल बाहर निकल रहे हैं, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है कि मतलब अगर CO2 निकल रही है, बबल निकल रहे हैं उस रिएक्शन में से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, शुरू से लेकर एंड तक। कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।